इत्तेफाक से आपसे बात दूसरी भी कहना चाहता हूं। भारत सरकार का कल्चरल मिनिस्टर आप ही के प्रदेश का है। आप ये तो कह सकते हैं कि कल्चरल मिनिस्टर साहब यह आपके अंडर में आता है, उनसे एक ही काम कहिए, मुझे जहां कहना है वहां कह रहा हूं मैं, कि आप भारत का जो ओरिजिनल संविधान है, जिस संविधान का प्रीएम्बल था, उस प्रीएम्बल के अंदर किसी किस्म का सेकुलरिज्म नहीं है, इसमें कोई शब्द ही नहीं है भारत के ओरिजिनल संविधान में। आप उनसे कहिए कि कीमत कुछ भी रखे सरकार, 2021 का युवा बाबा साहब अंबेडकर का जो ओरिजिनल संविधान था उसे देखना चाहती है कि 70 सालों में इसके साथ कितनी छेड़छाड़ की गई है। इसलिए मैंने कहा कि आपके घर में कैलेंडर कौन सा लगा हुआ है, इसका बड़ा इंपैक्ट है। आप क्या लिखते हैं उसका बड़ा इंपैक्ट होता है। रोज वही बात बोलते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में उतरती है, तब आपको उसका एहसास होता है कि ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं हूं क्या आखिर। के इतिहास में तो पढ़ाया गया आप अकबर के गुलाम थे, औरंगजेब के गुलाम थे, बाबर के गुलाम थे, इसके गुलाम थे, आपने ये किया, आपकी औरतों को वो उठा के ले गए, आपने तो क्या कहते हैं दूसरों की स्वाधीनता, आपने गुलामी कबूल, क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है। ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि मैंने बताया कि 1947 से 1958 तक इस 72 साल के सफर में देश के 6 शिक्षा मंत्री मुसलमान हुए। उन्होंने ऐसे ही लोगों को चुना। प्रोफेसर नूरुल हसन जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के थे वो भी भारत के शिक्षा मंत्री बने, हार्डकोर लेफ्टिस्ट थे। उन्हीं के अंडर में इरफान हबीब और रोमिला थापर ने किताबें लिखी हैं। आपको अपने इतिहास से काट दिया जाए, उन चीजों को मिटा दिया जाए, उन किताबों को समाप्त कर दिया जाए, इसलिए आज आपको लगता है कि हम 1947 में पैदा हुए हैं। आप अपने प्रदेश के संस्कृत मंत्री से कहिए कि ओरिजिनल संविधान की कॉपी का रेप्लिका छपवाएं, उसकी कीमत सरकार जो भी रखे, इस देश के लोग देखना चाहते हैं कि ओरिजिनल संविधान था कैसा। उसकी एक कॉपी मेरे पास दिल्ली में है, लेकिन वो इतनी महंगी और इतनी बड़ी है कि उसे साथ लेके नहीं चला जा सकता, इसलिए मैंने उसकी कॉपी करा ली है ताकि लोगों को बताऊं। इसी तरीके से 1956 में भारत की पार्लियामेंट में एक डिबेट हुई। उस डिबेट में यह कहा गया कि भारत का जो कैलेंडर है, भारत का पक्षी है, भारत का झंडा है, भारत का जानवर है, भारत का फूल है, सब कुछ है, तो भारत का कैलेंडर क्या होना चाहिए। आई एम टॉकिंग इन 1957। तब कोई हिंदूवादी ताकतें सत्ता में नहीं थी। लंबी डिबेट के बाद यह तय हुआ कि भारत का कैलेंडर 7 संवत से बनेगा। सर्वसम्मति से पास हो गया। इसलिए मैंने कहा कि आप 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद सत्ता में आए, पाकिस्तान बन गया, लेकिन पाकिस्तान बनाने वाली ताकतें इस भारत की संसद में थीं। उन्होंने उसके बाद भी लगातार वो कोशिशें करी कि आप अपने पूरे इतिहास से कटे रहें। इसलिए जिन्ना चला गया, जिन्ना से ज्यादा खतरनाक वो थे जो यहां रह गए। आपका कैलेंडर पास हो गया। उस कैलेंडर के बाद में जब छप के आया तो आपका कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर छपा जो क्राइस्ट चर्च से चलता है। अगर सेकुलर भारत के अंदर कोई कैलेंडर छपना था तो किसी मजहब के रहनुमा उनसे क्यों छपेगा। तो मुसलमान भी कह सकते थे कि आप हिजरी कैलेंडर छापिए 1400 साल पहले। तो आप कह सकते हैं सतसंवत हिंदू है, सतसंवत हिंदू नहीं है, यह साइंस थी। कैलेंडर पास हो गया, नहीं छपा। हमने पूछा ही नहीं किसी से, भाई ये तो बताओ कि जब तुमने ये पास किया था फिर क्यों नहीं छापा।
लेकिन बदलाव के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आप सब जो भी हैं, मेरी किसी बात से सहमत हो असहमत हो सकते हैं आप सब के अंदर एक न्यूक्लियर बम की ताकत है, उसका इस्तेमाल सही जगह कीजिए। इसी 3 साल के दौर में इसी तरीके से, चाहे रात का 1 बजे हो चाहे दिन का 1 बजे हो, अपनी बात को कहने का फर्क इतना ही हुआ। अब से 6 महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री ने देश के खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी। कोई नई बात नहीं है, चिट्ठी तो बहुत पहले से लिखी जा रही थी, लेकिन मेरे लिए एक सुखद अनुभूति है। और शायद मैं ऐसी चीजों को देखता भी हूं, फिर खुश भी होता हूं, और फिर मुझे लगता है कि अब दुगनी ताकत से किसी और मुद्दे को उठाना है। भारत के प्रधानमंत्री ने जिन खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के सीधे हाथ पर 7 संवत की तारीख पड़ी हुई थी। आप समझिए, ये बात आपकी समझ में आएगी तो आपको पता चलेगा कि शाहीन बाग अभी बहुत सारे बनने वाले हैं। जगह जगह गली गली शाहीन बाग बनेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी मैं अपने साथियों के साथ जब आ रहा था एयरपोर्ट से, तब भी मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, बहुत छोटी सी बात थी। आप कुछ कह रहे हैं क्या? आप कुछ कह रहे हैं? ये जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट था, ये कभी आपने सोचा कि मेरे पिता कौन हैं? ये बात तो मेरी मां जानती है, ये कलेक्टर साहब को कैसे पता? कलेक्टर साहब को तो नहीं पता, लेकिन अंग्रेजों ने सोचिए कितने डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की थी कि हिंदुस्तानी नौकरी के लिए अप्लाई करेगा तो जो अपनी मार्कशीट है, अपना सर्टिफिकेट है, अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, उसका सर्टिफाई कलेक्टर साहब करेंगे। कलेक्टर साहब को कैसे पता चला कि पुष्पेंद्र के पिताजी का नाम बलदेव प्रसाद है? उन्हें तो नहीं पता। लेकिन आपकी कितना आपको ह्यूमिलेशन हो कि एक ऑफिसर, न जिसने मेरी मां को देखा है न जिसने मेरे पिता को देखा है, लेकिन उसकी जब तक मोहर नहीं लगेगी आप वैलिड नहीं कहलाएंगे कि आपके पिता का नाम स्वर्गीय बलदेव प्रसाद था। यह प्रथा आजाद भारत में चलती रही क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर से हिंदुस्तानी अंग्रेज सत्ता में आए थे। 2014 के बाद एक बहुत छोटा सा फैसला हुआ। इसलिए मैंने कहा कि आपकी सोचने और देखने की निगाह हो सकती है और शायद बदल गई है, तभी रात के 11 बजे आप घर छोड़ के यहां बैठे हैं। सिर्फ उसने इतना ही कहा कि आज से हर बच्चा नौकरी के एप्लीकेशन में अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम खुद ही सत्यापित करेगा। अब कोई बिरला ही होगा जो अपना बाप किसी दूसरे को बताएगा। और ये जब आप करते हैं तो आपके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होती है। मैं तय करूंगा ना कौन मेरी मां है, कौन मेरा बाप है। छोटा सा फैसला है। ऐसे बहुत सारे फैसले हुए। 2 फैसलों का जिक्र और कर दूं मैं आपको, इसलिए कि आप जब यहां से जाएं तो ये जरूर सोचें कि ये सरकार के 2 आदमी, सिर्फ 2 आदमी, कोई तीसरी गलतफहमी नहीं मुझे। ये 2 आदमी पहले समस्या को समझते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं। इसलिए आज आप किसी से खुश हो, नाराज हो, यह महत्व नहीं है। मैंने आपको पहले कहा, 3 साल से कह रहा हूं
इस तारीफ का मतलब इतना ही है कि जो लोग खामोशी से इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र के सम्मान को, इस सनातनियों के पुरुषार्थ को जगाने का काम बहुत खामोशी से करते हैं, उनकी खुले मंचों से तारीफ करिए ताकि उनके अंदर और जज्बा पैदा हो। ये तारीफ करने में कोई पैसा नहीं लगता है। ये तारीफ मैं इसलिए करता हूं कि उनको एहसास हो कि उनके कामों को इस देश का, इस राष्ट्र के समाज, ये राष्ट्रवादी ताकतें उनके फैसलों को कैसे लेती हैं। हम सब लोगों ने गीता का नाम सुना है, गीता सिंह का नहीं, गीता का बारे में बहुत चर्चा करते हैं। कुछ काम कितनी खामोशी से कर दीजिए, उसका अंतर्राष्ट्रीय और विश्व में कितना बड़ा असर पड़ता है। एक जज साहब हैं, जीवित हैं, जहां मिल जाते हैं मैं उनके पैर छूता हूं सरे महफिल। आप जानते हैं जहां मैं पैदा हुआ वहां सलाम अलैकुम वालेकुम के अलावा कोई परंपरा नहीं थी। कई साल दिल्ली में, सार्वजनिक बात कह रहा हूं मैं, कई साल दिल्ली के फुटपाथों पे मैं शाम को चलता था, राम राम करने की प्रैक्टिस करता था। मेरा जिंदगी में इतना बार हाथ यूं ही उठता था बस, वालेकुम सलाम। मैंने कोशिश की कॉन्शियसली, उस शख्स ने, एक छोटा सा मुकदमा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया। उस छोटे से मुकदमे को उन्होंने, जज साहब ने कैसे अपना जो एजेंडा था उनका, उसका इस्तेमाल किया। देश जब ऐसे लोगों को सार्वजनिक तौर पे उनको शाबाशी नहीं देता तो उनके अंदर लगता है कि यार कम से कम आप हमें पद्म श्री, पद्म विभूषण भले ही ना दें, लेकिन समाज उनकी तारीफ तो करे। एक छोटा सा मंदिर का मुकदमा, दो भाइयों के बीच के झगड़े का, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। जज साहब को ऐसे लगता था कोई बहुत सालों की मुराद पूरी हो गई हो। मुकदमा सुना उन्होंने, और क्योंकि मुकदमा कृष्ण भगवान से रिलेटेड था, तो कृष्ण भगवान पे बात करते करते उस मंदिर के, छोटे से दो मंदिरों का झगड़ा था, दो भाई थे, दोनों बंगाली थे, और फैसला करते करते उन्होंने एक लंबी कहानी दूर तक ले गए और कहा कि जब कृष्ण जी की बात होगी तो गीता पे बात जरूर होगी। और फिर अपने फैसले में लिखा कि 712 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक जितने भी सनातनियों ने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में गीता ने प्रेरणा सूत्र का काम किया है। और आगे एक फैसला दिया उन्होंने, दोनों भाइयों के बीच में मंदिर का फैसला तो हो गया, और वो पहला भारत में जज है जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब, जीवित हैं, छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त बनाए गए, आजकल रिटायर हो गए हैं, घर पे रहते हैं। उन्होंने फैसला में लिखा आखिर में कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। लेकिन आप जागरूक लोग हैं, मैं आपकी तारीफ फ्री में नहीं कर रहा हूं, वो बात है आपके अंदर, ये बात इसलिए मैं आपकी धरती पे कह रहा हूं। 2007 का वो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दिया। इत्तेफाक से 2007 में उत्तर प्रदेश में जो कृष्ण भगवान के वंशज थे उनकी सरकार थी। ये बात अलग है कि सत्ता ने उन्हें कहा कि हम कृष्ण जी की संतान नहीं है, हम तो मुलायम सिंह की संतान है। यादवों से खुलेआम कहता हूं मैं, तुम तय करो कि तुम लालू की संतान हो, मुलायम की संतान हो, या भगवान कृष्ण की संतान हो। वो फैसला फाइल में दबा रहा। लेकिन आप और आपके क्षेत्र का एक अलग मिजाज है। आपके हाई कोर्ट की जो बेंच है जबलपुर की, उसमें दो महान आदमी बैठे हुए थे।
उन्होंने उस फैसले को तत्काल लपक लिया। जस्टिस अजीत सिंह और जस्टिस संजय यादव, और उस फैसले की सुनवाई की तो कुछ लोग गए टोपी लगा के, कुछ फादर भी भागे वहां, साहब ये कैसे हो जाएगा। बहस कराई जानबूझ करके, क्योंकि उनके तथ्य बड़े मजबूत थे। टोपी वाले ये साबित करना चाहते थे कि गीता हिंदुओं का ग्रंथ है। फादर ने भी कुछ कुछ ऐसे ही कुछ उल्टे सीधे तर्क दिए। दोनों को पूरा टाइम दिया कि आप साबित करें कि गीता का हिंदुओं के मजहब से, धर्म से, फेथ से कोई लेना देना है। साबित नहीं कर पाए।